हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये पहली कहानी लखन जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम लखन है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ये बात 2004 की है। उस समय जनवरी का महीना चल रहा था। हम सभी फैमिली के लोग उसी समय पर एक फेस्टिवल होता है हमारे वहाँ, उसी फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। हमारे आसपास के जो छोटे छोटे गांव थे वो गांव भी हमारे गांव में आते थे, क्योंकि हमारे गांव में मेला लगा हुआ होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा कि बहुत दिन हो गया, हम मछली पकड़ने नहीं गए। क्या बोलता है, मछली पकड़ने चलते? मैंने कहा अभी तो रात के 11:30 हो रहे हैं, ठंड भी काफ़ी है। एक काम करते हैं, हम बाद में चले जाएंगे। वो पहले तो बात मान गया और उसके बाद जब हम वहां से निकलने लगे तो कहने लगा कि यार चलना, चलते हैं, नींद वैसे भी नहीं आ रही है। मैंने भी कहा कि ठीक है, अब तू जिद किया ही है तो मानेगा नहीं। मैं और वो मछली पकड़ने चले गए। जब हम लोग नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे तभी हमने देखा कि वहां पर कोई आदमी दूर से हमारे पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि देख लखन, वहां पर कोई है। मैंने उससे कहा अरे तू छोड़ना, जो भी होगा, हो सकता है वो भी हमारी ही तरह मछली पकड़ने आया हो, डरने की क्या बात है इसमें। लेकिन मेरे दोस्त को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो बार बार मुझसे यही कह रहा था कि लखन, मुझे बहुत डर सा लग रहा है। एक अजीब बात यह भी थी कि जब वो हमसे कुछ 10 से 15 मीटर की दूरी पर होगा तब उसके सांस लेने की आवाज़ भी हम सुन पा रहे थे। एक बार को हमें ऐसा लगा कि आसपास शायद कोई जंगली जानवर है जो इतनी जोरों से सांस ले रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने के बाद समझ में आया कि ये वही आदमी है जो हमारे सामने खड़ा है। वो गुस्से में बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था, यानी उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी, जिससे ये समझ में आ रहा था कि वो गुस्से में है। उसकी बाई ओर एक बड़ा सा पेड़ था और काफ़ी बड़ा पेड़ तो नहीं था, लेकिन एक आम आदमी उस पेड़ को जड़ से उखाड़ ले वो उसके बस का नहीं था। उसने अपनी बाएं हाथ से उस पेड़ पर हाथ रखा और जोर से उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ लिया और हमारे ऊपर फेंका। हम उसे देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि मछली का नेट भी वहीं पर छोड़ा और हम वहां से भागने लगे। हम मछली पकड़ने के लिए पैदल ही गए थे तो हमारे पास बाइक भी नहीं थी। जब हम वहां से भाग रहे थे तब वो भी हमारे पीछे पीछे भाग रहा था। हमारे 5 कदम जितना लंबा उसका 1 कदम था। इस वजह से वो काफ़ी तेज़ी से हमारी ओर आ रहा था। मैं और मेरा दोस्त हम जी जान लगाकर भागे और जब उस नदी के पास से थोड़ी दूरी पर आए तभी हम लोगों को एक दुकान दिखाई दी। उस दुकान के पास जाकर हम लोग रुक गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो दुकान खुली हुई थी। हम लोगों ने वहां पहुंचकर उस दुकान वाले आदमी को सारी बात बताई। वो दुकान वाले ने कहा कि आप लोगों को नहीं पता है क्या, रात में इसीलिए लोग अब मछली पकड़ने नहीं जाते। मैंने कहा कि पहले तो जाते थे। उसने कहा कि तुम्हें इस गांव में आए हुए कितने साल हो चुके हैं? मैंने कहा कि मैं लगभग 5 साल बाद आ रहा हूँ। वो मुस्कुराया और कहने लगा कि 3 साल हो चुके इस घटना को। मैंने कहा घटना क्या हुआ था? उसके बाद उसने बताया कि एक आदमी यही मछली पकड़ते पकड़ते मर गया था, जिसके बाद जब उसकी लाश को पानी में से निकाला गया तो वो बुरी तरह से फूग चुकी थी और सड़ गल गई थी। जो लाश उसकी निकालने पर जैसी दिखाई देती थी वैसे ही आत्मा बनकर भी वो लोगों को दिखाई दे रही है और कई सारे लोगों को तो उसने मौत के घाट भी उतार दिया है। तब से रात में वहां पर मछली पकड़ने कोई नहीं जाता है। मैंने जब ये सुना तब मेरा दिल डर से भर गया। मैंने कहा कि आज तो ऊपर वाले ने बचा लिया। और फिर मैं अपने दोस्त को ही चिल्लाने लगा कि तुझे ही बहुत ज़्यादा शौक था मछली पकड़ने का, दोबारा
कभी भी मुझे मछली पकड़ने के लिए जिद नहीं करना। बस फिर क्या था, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही वहाँ से निकल पड़े और अपने घर पर आ गए। तो दोस्तों, ये थी लखन जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रिया जी ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड एक देव भूमि है। हम लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कभी मैंने देखी हैं। पर यह ज़रूरी नहीं जो चीज़ें यहाँ नहीं होती वो ना ही हो। मेरी दादी माँ कहा करती थी, जिस तरह भगवान है उसी तरह भूत भी होते हैं, बट वो हमें दिखाई नहीं देते। अब जो हमें दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो नहीं ही होते होंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ। बात तब की है जब मेरा बीटेक का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और जॉब के लिए मैं बहुत परेशान थी। आप लोगों को बता दूं कि बेंगलोर आईटी कंपनीज का हब है और हर एक इंजीनियर का ड्रीम होता है कि वो बेंगलोर में ही जॉब करे। इसीलिए मैं फ़्लाइट से बेंगलोर आ गई। एयरपोर्ट से निकलते ही मेरा कुछ सामान चोरी हो गया, जिसमें कुछ आईडी और पैसे थे। मैंने भोले बाबा को याद किया और बोली, शायद हो सकता है कि जिसने भी चुराया होगा उस इंसान को मुझसे ज़्यादा वो पैसों की ज़रूरत होगी। फिर मैंने कुछ पैसों का बंदोबस्त किया। रात रुकने के लिए मैं एक होटल गई। अब सभी को ही पता होगा कि किसी भी होटल में रुकने के लिए आईडी का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास तो आईडी थी ही नहीं, क्योंकि वो तो चोरी हो चुकी थी। इसीलिए मुझे उस होटल पे रात रुकने के लिए रूम नहीं मिल पाया। फिर मैं वहाँ से निकलकर एक दूसरे होटल पे गई। ये होटल कुछ पुराना सा था। मैं वहाँ के रिसेप्शन पर गई और उनसे सारी बातें बताई और एक रात के लिए कमरा भी मांगा। तो उन्होंने कहा कि रूम तो है। फिर उन्होंने मुझसे आईडी मांगी तो मैंने वही दोबारा से अपनी प्रॉब्लम बताई। पहले मना कर रहे थे लेकिन बाद में मान गए। मुझे कमरे का नंबर 13 मिला हुआ था। आप सभी को बता दूं कि 13 नंबर डेविल का सिंबल माना जाता है और अपशगुन भी है। पर मुझे पहले ये सब पर ना तो यकीन था, ना ही मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करती थी। मैं रूम पे अपना सामान रख के स्नान करने चले गई। जब स्नान करके लौटी तो मेरे रूम में से एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चले गई। करीब रात के 3 बजे होंगे जब मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मैं उठ गई। मैं घड़ी देखी तो 2:15 हो रहे थे। मैं सोची बाहर जाकर देखती हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। हो सकता है कि कोई मुसीबत में होगा। ये भी हो सकता है कि किसी को मेरी ज़रूरत हो। फिर मैं बाहर चले गई। जब मैं बाहर गई तो देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। मैं खुद से ही बोली कि रिया, तू पागल हो गई है। तू थकी है, शायद इस वजह से तुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि इतनी रात में भला कौन रोएगा। फिर मैं खुद से ही बात करने लगी कि चलो चलकर सोते हैं, कल सुबह में इंटरव्यू भी है। यही सोचकर मैं पीछे मुड़ी ही थी तो देखा कि एक लड़की मुझे वहां दिखाई दे रही थी, जो सच में रो रही थी। मैं उसके पास जाने ही वाली थी कि किसी ने मुझे रोका और बोला, बेटा तुम इतनी रात में बाहर क्या कर रही हो। जब मैं उनकी तरफ मुड़ी तो मैंने देखा कि एक बाबा है, जिसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा रोशनी से भरा हुआ था। मैं बोली कि बाबा देखिए ना, ये रो रही है बच्ची, इसीलिए मैं इसके पास आई थी। तब उस बाबा ने कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है जो रो रहा है। मैं बोली, बाबा फिर ये क्या है। तब उस बाबा ने कहा, बेटा जो दिखाई दे वो ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो। मैं आपके लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम इस तावीज़ को ले लो जो कि तुमसे गिर गई थी। मैंने जब उस तावीज़ को देखा तो वो तावीज़ वही थी जो मेरी नानी ने मुझे बचपन में दी थी। उसके बाद मैं वो तावीज़ लेकर सोने चली गई। सुबह हुई तो मैंने देखा कि जिस रूम में मैं थी वो बिल्कुल खंडर जैसा कमरा था। दीवारों पर भी अजीब सा काले कलर का रंग
लिपटा हुआ था और बहुत गंदी बदबू फिर से आ रही थी। फिर मुझे याद आया कि रात में भी मुझे ऐसी ही बदबू आ रही थी, पर वहाँ पर कोई था ही नहीं। मैं जल्दी जल्दी रिसेप्शन पर गई तो देखा कि वहाँ भी कोई नहीं। ये देखकर मैं एकदम डर गई। जब उस होटल के बारे में मैं बाहर निकलकर पूछताछ की तो पता चला कि कुछ साल पहले उस होटल में आग लग गई थी और कई लोग उस होटल में मर गए थे। जिसके बाद उस होटल को कई बार बनाने की कोशिश हुई, पर पता नहीं कभी भी काम पूरा नहीं हो सका। लोग कहते हैं जो लोग वहां पर मरे थे उनकी आत्माएं आज भी वहां रहती हैं। मैं बहुत खुशनसीब थी कि मैं वहां से निकल गई, और वो भी बिना किसी नुकसान के। बट मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि वो बाबा कौन थे जो मुझे रात में मिले थे। फिर मैं वहां से तुरंत अपनी दूसरी होटल के लिए निकल गई। दोस्तों, हमारी अगली कहानी भी रिया जी की ही है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट भी एक रियल इंसिडेंट है। ये बात तब की है जब मैं छोटी सी थी, यही कुछ 10 से 12 साल की होगी। मेरी गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी थी तो मैं अपने दादी के घर पंजाब के शहर पटियाला आई हुई थी। मैं बताती चलूँ, पंजाब की अपनी ही खास बात है। वहाँ पर चारों तरफ लहलहाते खेत, ठंडी और सुहानी हवाएं और खूबसूरत से नज़ारे हैं। मक्के की रोटी और सरसों की साग, इनकी बात ही कुछ और है। मेरी दादी का जो घर था वो एक गांव में था। मैं और मेरी दादी दोनों ही उनके घर पर बहुत मस्ती के साथ रह रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। अब सभी को ही पता होगा कि पंजाब के लोग कितने मेहनती होते हैं और सुबह होने से पहले ही वो अपनी खेतों में हल चलाने के लिए निकल जाते हैं। हम भी यहाँ पर आकर बहुत खुश थे क्योंकि मुझे पंजाब आना बहुत ज़्यादा पसंद था। आप उत्तराखंड में रहते हो तो आपको पता ही होगा, वहाँ बस पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं, जबकि पंजाब में चारों तरफ हरियाली देखकर दिल खुश हो जाता है। ये बात उस टाइम की है जब रात में पूरा चांद आसमान पर निकला हुआ था। मैं, मेरी दीदी दोनों ने प्लान बनाया कि हम जसबिंदर चाचा के यहाँ के बगीचे से कुछ आम तोड़ेंगे, उन्हें बिना बताए। मैं बताती चलूँ, जसबिंदर चाचा मेरी पापा के अच्छे दोस्त हैं। वो हमें हर गर्मियों में अपने बगीचे के आम खाने के लिए देते हैं। पर आप सबने तो बचपन में ऐसी हरकतें की ही होगी। हम सभी बचपन में ऐसे काम करते ही हैं। मेरी दीदी और मैंने प्लान बनाया कि रात में जसबिंदर चाचा के बगीचे में जाकर कुछ आम को ले आएंगे जो ज़मीन पर गिरे होंगे। रात हो गई और सभी सोने चले गए। मैं अपनी दीदी को उठाई और उन्हें याद दिलाया कि हमें जसबिंदर चाचा के वहाँ जाना था, उनके बगीचे में आम लाने के लिए। वो मेरी बात सुनकर जल्दी से उठ गई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पूर्णिमा की रात थी तो चांद की रोशनी से लगा कि अब कुछ टाइम में सुबह होने ही वाली होगी, और इसीलिए हम बिना वक्त की चिंता किए ही निकल पड़े। जब हम जसबिंदर चाचा के बगीचे में पहुंचे तो देखा कि वहां पर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों बहनें वहां पर आम ढूंढने लगे, पर वहां कोई आम नहीं मिला। हमने सोचा कि आज किस्मत ही खराब है हमारी, जो एक भी आम हमें नहीं मिला। यही सोचकर हम वापस जाने लगे। तभी अचानक से वहां पर आम के पेड़ से आम गिरे। मैं और मेरी दीदी जब वहां गए तो वहां पर कोई भी आम नहीं था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो आम के गिरने की आवाज़ सुनी थी। अब आपको लगेगा कि रात की वजह से हमें दिखा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं था। चांद की रोशनी में सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। फिर दूसरी तरफ भी आम गिरने की आवाज़ आई। हम जब वहां पर गए तो वहां पर भी कोई आम नहीं था। इसी तरह कुछ 20 से 25 मिनट तक हमारे साथ यही होता रहा। जिस जगह आम गिरता उस जगह पर जाकर देखने के बाद हमें पता चलता कि वहां पर तो कोई आम ही नहीं है। क्योंकि मैं 10 से 12 साल की थी, इसीलिए मुझे उस समय कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरी दीदी समझ गई। वो मुझसे बोली कि रिया, यहाँ से चलो, हमें आम नहीं खाना है। जिसका आम है वही आम रख लेगा, हमें कोई आम नहीं चाहिए। मैं सोची
कि दीदी ही बोली थी कि आज आम लेके आएंगे और वही बोल रही है कि अब उन्हें कोई आम नहीं चाहिए। मेरी दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ उस बगीचे से ले गई। सुबह हुई तो मैं दौड़कर उसी आम के पेड़ के पास गई। तब मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान हो गई। जिस आम के पेड़ के पास मैं और दीदी रात में आए हुए थे, वो पेड़ में तो एक भी आम नहीं था। यहाँ तक कि वो बिल्कुल सूखा हुआ था। अगर ये आम का पेड़ सूख चुका था तो रात में इस पेड़ से आम गिरने की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत ही दीदी के पास गई तो दीदी ने मुझे बताया कि वो बस एक छलावा था जो हमें परेशान कर रहा था और वो हमें ऐसे ही उलझा कर रखना चाहता था जब तक कि आधी रात का समय नहीं हो जाता। मेरी दीदी ने बताया कि जब हम वापस घर लौट रहे थे तो उस समय कुछ मिनट्स ही बचे थे आधी रात को होने में। फिर मेरी दीदी समय रहते ही समझ गई थी तो हम उस छलावे से बचकर आ गए, नहीं तो हम वहाँ पर फंस जाते। मेरी दीदी ने बताया कि वो पेड़ पहले बहुत हरा भरा था और अचानक से ही वो सूख गया। मेरी दीदी ने ये भी बताया कि उस पर एक शैतान रहता है। मुझे दीदी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने जाकर जब अपनी दादी से कहा तो दादी ने भी डांट लगाई। वो कहने लगी ये बात सही है, उस पेड़ पर एक शैतान का वास है। हम आज भी कभी दादी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि आज भी वो पेड़ वैसा का वैसा है। उस आम के पेड़ को देखकर आज भी वो बचपन की डरावनी याद ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रिया जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी चेतन की है। चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। कोरोना लॉकडाउन चल रहा था। किसी अत्यंत ही आवश्यक कार्य हेतु रात्रि को करीब 8 बजे मुझे पास के शहर, जो करीब 18 किलोमीटर दूर है, बाइक से अकेले जाना पड़ा। फिर मैं कुछ समय के बाद वहां पर पहुंचा और काम खत्म करने के बाद करीब रात के 12:30 बजे वापस घर की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ समय बाइक चलाने के बाद रास्ते के बीच में पहुंच ही गया था कि उस सुनसान रास्ते में मेरी बाइक का पीछे वाला टायर पंचर हो गया। उस अंधेरी रात में मैं गाड़ी खींचते हुए पैदल चलने लगा, किंतु 2 किलोमीटर के लगभग इस प्रकार चलने से मैं पूरी तरह से थक गया था। और जब मैं वो 2 किलोमीटर पूरा रास्ता चला तब मुझे कोई भी वहां पर गाड़ी वाला दिखाई नहीं दिया। अचानक से मुझे एक 12 साल का लड़का पास की झाड़ी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया और वो मेरी तरफ ही आया। मेरी तरफ उसने पानी की बोतल बढ़ाई। मेरा प्यास से हाल बेहाल था, सो मैंने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उस बोतल से पानी पी लिया। पानी पीते ही मुझ में नई मानो एकदम से जान आ गई। लड़का मुझसे बोला कि काका, मेरा घर यहीं पास है, लेकिन मैं अभी आपको वहाँ नहीं ले जा पाऊँगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो मुझे बाइक की चाबी दे दें। मैं अभी थोड़ी देर में पंचर बनाकर आपकी बाइक आपको लौटा दूंगा। मरता क्या नहीं करता। मैंने बाइक की चाबी उसे दे दी और वहीं सड़क किनारे पत्थर पे बैठ गया। बहुत मुश्किल के बाद 3 मिनट हुए ही होंगे कि वो लड़का बाइक लेकर वापस आया और बोला कि लो काका, आपकी बाइक ये पंचर नहीं थी, बस हवा कम थी। मैं अपनी बाइक संभाली और किक मारते हुए उस तरफ देखा जहां पर वो लड़का खड़ा हुआ था, किंतु वो लड़का अब वहां नजर ही नहीं आ रहा था। वो एकदम से गायब हो चुका था, क्योंकि जिस जगह ये घटना हुई थी वहां से यदि वो दौड़ लगाकर भी जाता तो भी मात्र एक पल में उसका नजरों से ओझल हो जाना पूरी तरह से असंभव था। मैं उस स्थान की एक निशानी देखकर बाइक चलाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह ही उस स्थान पर जाकर देखा तो वहां कोई झाड़ियों की तरफ का रास्ता था ही नहीं। वो लड़का पता नहीं जाने कौन था जो रात को 1-1:30 बजे आकर मेरी सहायता कर गया, जबकि मात्र 3 मिनट में गाड़ी का पंचर बनाना भी असंभव है। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है
ये एक रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। ये कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआंगमिंग बस टर्मिनल से जियांगशान फ्रेगनेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद बस से धीरे धीरे यात्री अपने अपने बस स्टॉप पर उतरते चले गए। अब बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बची हुई थी। बाकी बस खाली ही नजर आ रही थी। फ्रेगनेंट हिल का सफ़र भी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जिस रास्ते से ये बस जा रही थी वो रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1 या 2 स्टॉप के गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट, जो बस के गेट के पास होती है, पर जाकर बैठ जाता है और वो महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत होता है। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा घना था। फिर लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। ये देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस को नहीं रोकूंगा क्योंकि वो जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर कंडक्टर ने बस रोकी। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और उन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वो 2 लोग बस के पिछले वाले दरवाजे से अंदर घुसे, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि बस में सफ़र कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग घुसे हुए थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे। तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधे के सहारे देकर खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए थे। बस में अशांति ना फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना ही भूल गए हो। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वो बार बार पीछे की तरफ मोड़कर देखी जा रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाता है। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वो महिला बार बार मुड़कर उन तीनों लोगों को देखे जा रही थी। वो लोग उनके कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। वो महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2 से 3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वही महिला जो कि पैसेंजर थी ज़ोर से चिल्लाती है,
और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। ये सुनकर महिला कंडक्टर उस महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, ये तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात उस महिला को समझाई, मगर वो महिला अपनी बातों पर अड़ी हुई थी और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने उस महिला को समझाया और काफ़ी समझाया, मगर वो नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहा। फिर बस रुकते ही उस महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने उस महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपको गलत इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों लगाना है? मैंने क्या किया? आपकी वजह से तो मेरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी उस महिला ने एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहा, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और न ही तुमने मेरा पर्स चुराया। ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर लड़का चौंक गया और बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? फिर उस महिला ने कहा, याद है तुम्हें वो 3 व्यक्ति जो बस में एकदम लास्ट में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से ही वो लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज़ हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। ये देख मैं डर गई, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा है। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। ये देख मैं समझ चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसीलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम पर लगाया। ये सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि ये बात ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई, तो महिला ने बताया कि उन्होंने ये बात गंभीर रूप से नहीं ली और वो लोग मुझसे ही कहने लगे कि आपको ये आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद उस महिला और लड़का तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की सलाह देते हैं। साथ में पुलिस ये आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की घटना हुई तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई ज़रूर होगी। वो महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि यॉन मिंग बस टर्मिनल से फ्रैग्नेंट हिल तक जाने वाली रूट की जो बस थी, जिसका नंबर 375 था, वो बस गायब हो चुकी है। वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल तक अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को ये सूचना मिलने के बाद ये समझ आ गया था कि रात में महिला और वो लड़का जो कह रहे थे वो सच था। तुरंत पुलिस महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब हो गई थी। पुलिस की काफ़ी मेहनत के बाद और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिली थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए, मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिर गई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वो बस 375 ही थी। ये बस फ्रैग्नेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। पुलिस ने क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकाला। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोग की लाश मिली थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन दोनों की लाश, कंडक्टर और ड्राइवर, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बाकी
3 की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर तक आगे जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताज़े खून से भरा हुआ था। रूट में जितनी भी सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई थी। ये घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने भी अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बचे उस महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच में भूत थे? तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो एक कपल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं इस कहानी में उन कपल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अब जो घटना है मैं आप लोगों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं और मेरे हस्बैंड, हमारी जब शादी हुई तो 3 साल तक तो हम उन्हीं के घर में रहने लगे, यानी कि जॉइंट फैमिली में। उसके बाद बिजनेस के चलते हुए मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए थे, जो कि दूसरे स्टेट में है। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हमने पहले एक रेंट पर घर लिया था। हम वहाँ पर कोई अच्छा घर ढूंढ ही रहे थे कि जिसे खरीद सके और उसमें ही जाकर सेटल हो जाए। करीब 4 महीने के बाद मेरे हस्बैंड को एक घर के बारे में पता चला, जो कि बहुत कम कीमत पर मिल रहा था। उस घर के बारे में कुछ अफवाहें थी। लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ पर 2 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि इन सब बातों पर हम कहाँ विश्वास करते हैं। हम अगर घर में जाएंगे तो पूजा करवा लेंगे, हो सकता है उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड भी कहीं इस बात को मान चुके थे। हम लोगों ने उस घर को खरीद लिया। मुझे जहाँ तक याद है, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा 4th मंथ चल रहा था। जब हम लोग उस घर में जाकर रहने के लिए लगे, तभी हम लोगों का एक पेट डॉग भी था जो हमारे ही साथ रहता था। रात के समय हम लोग उसे घर के मेन डोर के पास बांध देते थे और वो रात में वहीं पर रहता था। 2-4 दिन हो जाने के बाद हम लोगों ने नोटिस किया कि हमारा जो वो डॉग था वो रोज रात में जोरों से भौंकने लगता, तो कभी चिल्लाता। ऐसा लगता कि कोई उस पर हमला कर रहा है और वो अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। मेरे हस्बैंड को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि 3-4 दिन हो गए, उसके भौंकने की आवाज़ तो आती है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही ये हो रहा है। रोज़ाना वो ऐसा भौंकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जंगली जानवर है जो उसे परेशान कर रहा है। हमारा जो मेन डोर था जहाँ पे हम लोग उसे बांधते थे, उसके बाजू में ही हमारे घर की खिड़की भी थी। एक रात हम सोए हुए थे। रात के करीब 12:45 बजे उसके भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। हम लोग जल्दी से उठे और घर की जो खिड़की थी उसे धीरे से हमने खोला। उसके बाद देखने लगे कि ये क्यों इतना भौंकता है। तो हमने देखा कि वो सामने जो हमारा मेन गेट था उसे देखकर वो भौंक रहा था। मैंने कहा कि मेन गेट पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये किसे देखकर इतना भौंकता है। मेरे हस्बैंड ने कहा, रुक, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। वो जैसे ही बाहर निकलने लगे तभी मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे सेफ नहीं लग रहा है, आप बाहर मत जाइए। वो रुक गए। अगले दिन रात में फिर से ऐसा ही हुआ। तभी मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे उन्हें हम लोगों ने ये बात बता कर रखी थी। वो और उनकी वाइफ भी हमारे ही घर पर रात में रुकने के लिए आए हुए थे। जैसे ही उस कुत्ते का भौंकना शुरू हुआ कि मेरे हस्बैंड और उनका दोस्त वो दोनों ही घर से बाहर निकले और बाहर निकलकर आस-पास देखने लगे। उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे उन्हें ऐसा लगा जैसा कि गेट के सामने से कोई बहुत तेजी से गुजरा हो। वो दोनों ही तुरंत वहां पर गए और उनका दोस्त कहने लगा कि अभी अभी मैंने यहाँ से किसी को गुजरते हुए देखा। लेकिन जब वो दोनों ही गेट के बाहर निकले तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जो हमारा डॉग था वो अब भी भौंक ही रहा था। अचानक से मेरे हस्बैंड की नज़र एक बड़े से पेड़ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर कोई बैठा हुआ है जिसने
शायद सफेद रंग के कपड़े पहना था या उसका रंग ही पूरा सफेद था, क्योंकि उसका चेहरा, उसके हाथ पैर भी बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें खून की एक बूंद भी नहीं है। जब वो दोनों ने उस पेड़ पर बैठे हुए किसी को देखा तो दोनों को ही काफी ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ी हिम्मत करते हुए मेन गेट के पास से ही खड़े होकर चिल्लाए, कौन है वहां? ऊपर कौन है? क्या कर रहा है? नीचे उतरो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मेरे हस्बैंड की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वो आदमी ना तो नीचे उतरा, ना ही वो अपनी जगह से हिला। मैं और मेरे जो हस्बैंड के जो दोस्त थे, उनकी जो वाइफ थी, हम दोनों ही जहाँ पर कुत्ता हमारा बंधा हुआ था वहीं पर खड़े होकर हम दोनों ये चीज़ें देख रहे थे। मैंने फिर मेरे हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ, मुझे वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। मेरे हस्बैंड और उनका दोस्त दोनों ही अंदर आ गए और फिर हम लोगों ने अपने डॉग को भी घर के अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ ये सब क्या हो रहा है। अब मेरे जो हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने कहा कि तू मान या ना मान, वो इंसान तो नहीं था, वो भूत ही था और वही तुझे परेशान कर रहा है। मैंने कहा कि अभी हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग वहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे, तो हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था। जो मेरे हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने कहा कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो शायद इसमें आप लोगों की मदद कर सके। फिर अगले दिन एक आदमी हमारे घर पर आया। वो आदमी ने घर को देखकर ही कहा कि घर के आसपास से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पे ज़रूर कोई आत्माओं का वास है। हो ना हो आप लोगों को ये घर छोड़ देना ही जल्दी अच्छा होगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अभी तो ये घर खरीदा है, अभी इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। तभी उस आदमी ने कहा कि अगर मेरी मानो तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आने वाले 2-4 दिन में इससे बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है, इसीलिए तुम लोगों को चाहिए कि अभी ही घर छोड़ दें। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम कल इस घर को छोड़ देंगे, एक दिन का तो हमें टाइम चाहिए ही। उसके बाद वो आदमी चला गया। मेरे हस्बैंड शाम में किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं अकेली ही घर पे थी और मैं बेड पर लेटी हुई थी। मेरा पेट दर्द करना शुरू हुआ था तो मैं लेटी हुई थी। अचानक से मैंने महसूस किया कि बेड अब अपनी जगह छोड़कर हिल रहा है। वो कभी आगे होता तो कभी पीछे। कभी ऐसा लगता कि बेड को किसी ने हवा में उठाकर नीचे पटका है, जिस वजह से अब मुझे और ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा। मैं चीखने चिल्लाने लगी और मैं जैसे ही उठकर हमारे डाइनिंग रूम में आई तब मैंने देखा कि पूरा डाइनिंग रूम बिखरा हुआ था और हर जगह उस दीवारों पर खून के निशान थे। शायद वो हमारे लिए एक चेतावनी थी। मेरे हस्बैंड जब आए तब वो मुझे देखकर डर गए, क्योंकि मैं रो रो कर एकदम लाल हो चुकी थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मैं काफ़ी परेशान डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ तुझे? मैंने उनसे कहा कि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और उसके बाद वो जो खून के निशान दीवारों पर थे वो उन्होंने भी देखा। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने हमें सच ही कहा था। फिर उसके बाद वो और मैं तुरंत ही उस घर से निकले और उनके ही दोस्त के घर पर चले गए। वहाँ जाकर हम लोग 2-4 दिन रुके, जिससे हम लोगों ने इस घर को खरीदा था। हम लोग दोबारा उसके पास गए, लेकिन अब वो घर लेने से इनकार कर रहा था। इसीलिए उस घर के बारे में लगभग 6 महीना सोचने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि उस घर को ही तोड़ देते हैं। वहाँ पर प्लेन ग्राउंड रहेगा, वो ही ठीक रहेगा। हम लोगों ने उस घर को ही पूरी तरह से तोड़ दिया और आज भी वो जगह हमारे ही अंडर में है, यानी हमने किसी को नहीं बेचा। आसपास के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि रात में कुछ आवाज़ें आती है। कभी ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है तो कभी ऐसा लगता है कोई वहाँ पर भाग रहा है। कभी उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो टूटा फूटा जो हमारा घर था उसकी जो ईंटें थी वो ईंट और पत्थर कोई उठाकर एक दूसरे को मार रहा है। ये सब चलते हुए में हम लोगों ने उस घर को इसीलिए ही डिमोलिश किया कि ताकि हमारे बाद अगर कोई दूसरा वहाँ पर रहने आए तो उसे वो सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो हमने किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो
उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।